डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने एक थ्योरम की थी। आज एक और महत्वपूर्ण थ्योरम करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थ्योरम नंबर सेकंड के नाम से लिखा है। इसमें इसमें हमें सेमी ग्रुप दिया हुआ है और दो समीकरण के हल जी में अद्वितीय होंगे यदि और यदि जी एक ग्रुप, यानी कि ए सेमी ग्रुप जी इज ए ग्रुप इफ for all a b belonging to G, the equation ax is equal to b and ya is equal to b has a unique solution in G। तो यहाँ if and only if की कंडीशन है एक्चुअली नहीं, ये बोथ पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन, यानी कि हम क्या मान लें कि G एक ग्रुप है और हम प्रूव कर दें कि G एक सेमी ग्रुप है और इन दोनों समीकरणों के हल G में अद्वितीय हैं। क्लियर है ये लाइन है। तो सेमी ग्रुप सिद्ध करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें अब लिखा हुआ है तो हमें हेडिंग तो डालना ही होगा, इसलिए हमने इसमें एक हेडिंग डाल दिया है कि जी एक सेमी ग्रुप है। क्लियर है ये लाइन है। तो जी एक ग्रुप है तो इसमें ये दोनों कंडीशन होंगी कि द्विशर्षण क्रिया भी है और ये सहचारी गुणधर्म भी लागू होते हैं, अतः ये एक सेमी ग्रुप है। तो सेमी ग्रुप के लिए यही दो कंडीशन है, दोनों जो ग्रुप में होती हैं अतः ये संतुष्ट होता है, अतः सेमी ग्रुप है। मेन चीज है कि हमें ये पार्ट प्रूव करना है। क्लियर है ये लाइन है। दो समीकरण है, ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। इनके हल समीकरण जी में, सॉरी ग्रुप जी में अद्वितीय हैं। तो इस चीज को हमें प्रूव करने के लिए दो पार्ट, एक तो इसका हल ज्ञात करना, क्लियर है ये लाइन है, जैसे हल ज्ञात करना, और फिर हल अद्वितीय हैं तो इसका सेकंड पार्ट होगा अद्वितीयता का। क्लियर है ये लाइन है। तो सबसे पहले तो हम इसका हल ज्ञात करें। हल ज्ञात करने के लिए क्या करूं मैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो दोनों तरफ, यानी कि मुझे एक्स का मान चाहिए तो यहाँ से ए हटाना होगा। ए हटाना होगा तो क्या करूँ, दोनों तरफ ए इनवर्स लगा दूं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, सॉरी ए इनवर्स इधर भी लगा दिया है, इधर भी लगा दिया है। क्लियर है ये लाइन है। ये दोनों तरफ ए इनवर्स इधर भी लगा दिया है, इधर भी लगा दिया। पहले ये लाइन लिखी हुई है कि यदि ए बी जी है और ए जी का अवयव है तो ए इनवर्स जी में विद्यमान होगा, और इस प्रकार होगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, यानी कि इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन है, प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन है। जो ही मैं ए इनवर्स इधर लगाऊंगा तो सहचर्यता से इसको यूं लिखूं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यही लाइनें लिखी हुई हैं, उसी को ही मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ ए इनवर्स ए मीन्स आइडेंटिटी, इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। और आइडेंटिटी किसी पर भी ऑपरेट करें वापस वही अवयव आ जाता है, यानी कि ई ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ ई एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स का मान आ गया ए इनवर्स बी। क्लियर हो गई ये लाइन है। तो यहाँ भी एक्स का मान आ गया ए इनवर्स बी। क्लियर है ये लाइन है। ये इसका हल हो गया। ऐसे ही वाई ए इज इक्वल टू बी हो तो क्या करेंगे, हम इस तरफ ए इनवर्स लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे वाई ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। बी केयरफुल इट। आपने यहाँ देखा मैंने ए इनवर्स किधर लगाया, लेफ्ट साइड में लगाया। क्लियर है ये लाइन है। और यहाँ मैं ए इनवर्स किधर लगा रहा हूँ, राइट साइड में लगा रहा हूँ। यदि कम्यूटेटिव ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तो वाई ए को ए वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसलिए दो समीकरण दिए गए हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, और y का मान आ गया बी ए इनवर्स। तो यहाँ भी हमने यही लिखा है कि y की वैल्यू कितनी आएगी, बी ए इनवर्स। ये इसके हल होंगे। अब हल हैं या नहीं वास्तविक रूप में संतुष्ट करा के भी देखें, तो यहाँ ये इसको संतुष्ट करा के देखा हुआ है कि इस समीकरण में x का मान रखा तो b बराबर b हो गया, यानी कि ये संतुष्ट होता है। संतुष्ट होता है तो ये इसका हल होगा। क्लियर है ये लाइन है। चेक कर लीजिए कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर है ये लाइन है, ये दिया हुआ है। और ए और एक्स की जगह क्या हल निकाला है हमने, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी, और वही ए इनवर्स सहचर्य नियम लिखूं
तो ये बी और ये ई बी इज इक्वल टू बी, और ई बी ई आइडेंटिटी है तो क्या बचेगा, केवल बी बचेगा। तो बी इज इक्वल टू बी आ गया, यानी कि ये लाइन आ गई, अतः संतुष्ट होता है और अतः यह इसका हल है। और ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेनेटरी लिखनी है कि कहाँ से हम क्या लिख रहे हैं। ये बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी है कि ई बी इज इक्वल टू बी होगा। ये एसोसिएटिविटी से हमने ब्रैकेट बदल दिया, ए इनवर्स को एक साथ रख दिया, बी को बाहर रख दिया है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है ये लाइन है, तो ये हल है। क्लियर है ये लाइन है, जो हमने एक्स और वाई के मान निकाले हैं वो इन समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। दूसरी बात हमें प्रूव करना है कि हल किसमें है, जी में है। आप देख रहे हैं कि ए और बी, ए जी में है, ए और बी दोनों जी में है, और ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू जी होता है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जी। तो ये भी जी में है, ये भी जी में है। पक्की बात हो गई कि ए इनवर्स बी मस्ट आल्सो बिलोंग टू द जी, बिकॉज जी क्या है, ग्रुप है। क्लियर है ये लाइन है, तो ए इनवर्स बी भी जी में और बी ए इनवर्स भी जी में, क्यों, क्योंकि समरथ। क्लियर है ये लाइन है, अतः ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी के हल जी में है। क्लियर। और अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो हल हमने निकाले वो कैसे हैं, यूनिक, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल वो एक ही हल है, वैसे दो हल संभव नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, यदि संभव हो तो माना समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी के दो हल x1 और x2 हैं। जब हमने x1 और x2 हल मान लिए तो x1 भी उस समीकरण को संतुष्ट करेगा और x2 भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, x1 भी इसका हल है, x2 भी इसका हल है, तो ए एक्स1 इज इक्वल टू बी और ए एक्स टू इज इक्वल टू बी बी। आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम टू एनीबडी। क्लियर है ये लाइन है, तो ये भी बी, ये भी बी, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू, और दोनों तरफ ए इनवर्स लगाऊं तो ये ए एक्स वन इज इक्वल टू ए इनवर्स ए एक्स टू, और ये कितना आ गया, सैचरिया नियम से ए इनवर्स ए, और ये एक्स वन और ये ए इनवर्स ए, सॉरी ए इनवर्स ए एक्स टू। क्लियर है, सैचरिया नियम से बाई एसोसिएटिविटी। आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम। और ये कितना आ गया, आइडेंटिटी, ये x1 और ये आइडेंटिटी और ये x2। क्लियर है ये लाइन है। ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। और अब आइडेंटिटी ऑपरेट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, अर्थात ये समीकरण के हल अद्वितीय है। यानी कि दो हल माने थे, वो दोनों हल कैसे हैं, समान है। ठीक है, दोनों हल समान है, इसका हल कैसे हो गए, अद्वितीय हो गए। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि समीकरण वाई ए इज इक्वल टू बी के भी हल अद्वितीय हैं। मान लें इसके दो हल हैं, एक y1 और एक y2, तो इसको संतुष्ट करेंगे तो y1 a इज इक्वल टू बी और y2 a इज इक्वल टू बी बी। तो y1 a इज इक्वल टू y2 a, और a से काट सकते हैं। अभी अब हम नेक्स्ट फॉर्म करेंगे तो उसमें कैंसिलेशन लाज हैं, उसे काट सकते हैं, अदरवाइज जो दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट करें, ए इनवर्स ऑपरेट करें तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2 आ जाएगा, और अतः हल अद्वितीय हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी कि हमने क्या किया है। कुछ नहीं किया, पहले जो दो समीकरण दिए हुए थे उनका हल निकाला है। क्लियर है ये लाइन है, ये समीकरण दिया हुआ था, हमने ए को हटाया, ए इनवर्स लगा करके और एक्स का मान निकाल दिया, यानी कि ये इसका हल हो गया। क्लियर है ये लाइन है, ये हल इस समीकरण में रखा। क्लियर है ये, और समीकरण में रखने के बाद देखा कि ये संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है तो ये इसका हल है। दूसरी बात प्रूव करी कि ये जी में है, तो जी में है तो जब ए और बी जी में है तो ए इनवर्स भी जी में होगा। जब ए इनवर्स जी में है, बी जी में है, तो ए इनवर्स बी और बी ए इनवर्स जी, बी ए इनवर्स भी जी में होंगे, यानी कि समरथ। क्लियर है ये लाइन है, और ये भी इसका हल है। और उसके बाद हमने इसको प्रूव किया कि ये अद्वितीय है। और अब इसका विलोम से पार्ट, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध।
बिलोंग्स अपार्ट यानी कि इसका उल्टा। अब क्या करें, हम मान लें कि जी एक सेमी ग्रुप है और इन दोनों समीकरणों के हल ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी के हल जी में अद्वितीय है। हमें सिद्ध करना है कि जी एक ग्रुप। क्लियर है ये लाइन है? क्या सिद्ध करना है? जी एक ग्रुप है। तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए वही चार कंडीशन कौन कौन सी आप देख रहे हैं कि मैंने वही चारों कंडीशन हेडिंग वाइज लिख दी हैं। कौन कौन सी? समरसता, सहचर्यता, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि सप्तमक का अस्तित्व, और नेक्स्ट प्रतिलोम का अस्तित्व। ये फोर्थ कंडीशन। क्लियर है ये लाइन है? इस प्रकार ये चारों कंडीशन हम इसमें संतुष्ट करेंगे। तो समरसता और सहचर्यता तो चूंकि सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप के डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप क्या होता है कि एक बीजीय संरचना यानी कि जिसमें समरसता और जिसमें सहचर्य गुणधर्म लागू होता हो, सेमी ग्रुप कहलाता है। तो ये पहले से ही सेमी ग्रुप है, तो इसमें जो द्विचर संक्रिया के लिए ये समरस होगा। यहाँ द्विचर संक्रिया नहीं लिख रहे हैं, तो ए और बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी बिलोंग्स टू जी का मतलब ए स्टार बी बिलोंग्स टू। क्लियर है ना ये लाइन? जब हमने ए बी लिखा तो इसका क्या मतलब है? ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? और अतः यह समरस है। और इसी प्रकार ये सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप है तो इसमें सहचर्य गुणधर्म लागू होगा, इसलिए ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। अब मेन है कि अब हमें प्रूव करना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्वमक का अस्तित्व। ये कैसे प्रूव करें? हमें दिया हुआ है कि समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी और समीकरण वाई ए इज इक्वल टू बी के हल अद्वितीय हैं। समीकरण क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी वाट एवर मे बी द ए एंड बी इन जी, whatever may be the a and b in G, the equation has a unique solution in G। हमें ये दिया हुआ है, तो मैं b की जगह भी ये ले लूँ, यानी कि ये समीकरण ले लूँ ए एक्स इज इक्वल टू ए और वाई ए इज इक्वल टू ए के हल G में अद्वितीय। क्लियर है ये लाइन है? तो इसका हल तो मान लिया मैंने E1 है और इसका हल मैंने मान लिया E2 है। तो ए E1 इज इक्वल टू ए और E2 ए इज इक्वल टू। क्लियर है ये लाइन है? मैंने क्या मान लिए? इन दोनों समीकरणों के हल, इसका हल तो E1 और इसका हल E2 है। तो ए E1 इज इक्वल टू ए और E2 ए इज इक्वल टू ए, ये समीकरण संख्या 2 और ये समीकरण संख्या 3, यानी कि ये मैंने दो इक्वेशन प्राप्त करनी। क्लियर है ये लाइन है? अब हमारा काम क्या रह गया? आइडेंटिटी की परिभाषा क्या होती है? आइडेंटिटी की परिभाषा होती है ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी ए। हमारे पास में यहाँ क्या है? ए E1 इज इक्वल टू ए E1 इज इक्वल टू ए, और इधर क्या है? E2 ए इज इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ आना चाहिए ई ए इज इक्वल टू ए। यानी कि अब हम सिर्फ क्या करेंगे? हम सिद्ध कर दें किसी तरीके से E1 इज इक्वल टू E2, तो हमारा काम हो। क्लियर है ये लाइन है? तो E1 इज इक्वल टू E2 प्रूव करने के लिए हम क्या करें? ये स्पेशल रामायण क्या है कि हम एक श्रेष्ठ अवयव ले लेते हैं बी का कोई श्रेष्ठ अवयव है। क्लियर है ये लाइन है? तो उसी कंडीशन के अनुसार कि ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी के हल जी में अद्वितीय हैं, तो मान लें इनके हल क्या हैं? x1 और y1। क्लियर है ये लाइन है? ठीक है, यानी कि ए एक्स1 इज इक्वल टू बी और y1 ए इज इक्वल टू बी। ठीक। और अब मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि यहाँ b एक श्रेष्ठ अवयव था, तो b के लिए हम E1 को इधर लगाएं, चाहे b के लिए E2 को इधर लगाएं, दोनों में b आता है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। अब आगे लिखूंगा तब आएगा वो, यानी कि पहले हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि फॉर एनी एलिमेंट b, कोई भी आर्बिट्रेरी अवयव हो, कोई भी स्पेस अवयव हो, तो बी E1 इज इक्वल टू E2 b, दोनों में यहाँ b आ रहा है। क्लियर है ये लाइन है? कैसे प्रूव किया हुआ है ये?
ये यूँ प्रूव कर रखा है कि क्योंकि हम जानते हैं बी इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू क्या होगा, बी की वैल्यू हमने इधर से ली हुई है y1 a b। क्लियर है ये लाइन है। और यहाँ E1 तो यहाँ E1 आ जाएगा और ये y1 a E1 और a E1 की वैल्यू कितनी है, a है और y1 a इज इक्वल टू कितना है, b। क्लियर है ये लाइन है। तो B E1 इज इक्वल टू b। ठीक है ये लाइन है, क्लियर है। और इसी प्रकार E2B इज इक्वल टू E2 और B की जगह AX2 और E2A और यहाँ X1 और ये कितना आ गया, E2A का मतलब AX1 और AX1 का मतलब B। क्लियर है ये लाइन है, AX1 का मतलब B। आई थिंक देर इज नो डाउट। क्या आ गया अब हमारे पास में BE1 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू E2। क्लियर। अब B स्वेच्छ अवयव है, अतः G के प्रत्येक अवयव के लिए ये कंडीशन सत्य है कि AE1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E2A। तो और अब इसमें A के स्थान पर E2 ले लें। क्लियर है ये लाइन है। समीकरण संख्या 2 कौन सी है, समीकरण संख्या 2 चेक करें हम, ये समीकरण संख्या 2। क्लियर है ये लाइन है। इसमें तो A की जगह क्या ले लूं मैं, E2 ले लूं और इसमें A की जगह क्या ले लूं, E1 ले लूं। तो यहाँ तो E2 लिया तो क्या आ गया, E2 E1 इज इक्वल टू A सॉरी E2 और इसमें क्या ले लिया, A की जगह E1। तो ये E2 E1 इज इक्वल टू E1। E2 E1 क्या है, अद्वितीय अवयव होता है G का, तो ये दोनों बराबर हो गए। क्लियर है ये लाइन है। ये हमने आगे लिखा है, देखिए यहाँ ये नंबर 9 में दो में ए के स्थान पर E2 लेने पर तो ये E2 E1 इज इक्वल टू E2 और ए के स्थान पर इसमें E1 लेने पर तो E2 E1 इज इक्वल टू E1। तो ये भी E2 E1 ये भी E2 तो ये E1 बराबर E2 यही हम चाहते थे। और E1 बराबर E2 मीन्स ए और ए क्या हो गया, इसका आइडेंटिटी होगी और 2 और 3 से ए बराबर E ए और इसका मतलब ई में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी कि तत्समक अवयव है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स यानी कि प्रतिलोम का अस्तित्व। क्लियर है ये लाइन है। कैसे प्रूव करें, वही दिए गए जो प्रतिबंध है उनके अनुसार समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी। समीकरण क्या थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी के हल जी में अतीत है। हमें क्या लाना है, इनवर्स लाना है। तो इनवर्स में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ हमने क्या रख लिया, आइडेंटिटी रख ली। क्लियर है। तो हमें इन समीकरणों के हल क्या होने चाहिए, ए एक्स इज इक्वल टू ई और वाई ए इज इक्वल टू ई के हल जी में एडिशन। तो इसका हल तो मान लिया x1 है और इसका हल y1 है, तो यह संतुष्ट हो जाएगा। ये x1 यहाँ y1 कर दो। और अब हमें क्या प्रूव करना है, यदि x1 बराबर y1 हो जाए तो पक्की बात होगी कि ये इसका इनवर्स हो जाएंगे। जब x1 और y1, यहाँ x1 इसका क्या है, राइट इनवर्स है और y1 क्या है, ए का लेफ्ट इनवर्स है, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि x1 इज इक्वल टू y1। कैसे प्रूव करें, चेक कीजिए। क्योंकि ए एक्स1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी और मैं क्या करूं, y1 दोनों तरफ ऑपरेट कर दूं। दोनों तरफ y1 ऑपरेट किया, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया। तो यहाँ सैचुरिया नियम से y1 ए x1 बाहर कर दिया और ये y1 और आइडेंटिटी मिलकर के y1। क्यों, आइडेंटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी यही है, ई इज एन आइडेंटिटी देयरफॉर इट शुड बी y1। क्लियर है ये लाइन है। और फिर इसके बाद क्या आया कि y1 ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 से ये 12वीं समीकरण में y1 ए की जगह हमने
ई लिख दिया है। क्लियर है, ये लाइन है। तो ई एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन, ई इज एन आइडेंटिटी। तो एक्स वन बराबर क्या आ गया, वाई वन आ गया। और एक्स वन और वाई वन किस चीज को व्यक्त कर रहे थे, जैसा कि मैं बता रहा था, एक्स वन तो क्या था, इसका राइट इनवर्स था, और वाई वन इसका लेफ्ट इनवर्स है। यानी कि मैं इस एक्स वन बराबर वाई वन को ए इनवर्स नाम दे दूं, अपनी तरफ से नाम दिया है ये ए इनवर्स। क्लियर है, ये लाइन है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। चौथा जी में प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान है, प्रतिलोम विद्यमान है। देयर एग्जिस्ट द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन जी, देयरफॉर जी इज ए ग्रुप। आज का काम यही समाप्त करते हैं।